स्टूडेंट, तो आज हमारा टॉपिक है मेंडल के लॉ। ठीक है, मेंडल के लॉ हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने मेंडल की लाइफ देखी थी। मेंडल की लाइफ कंप्लीट होगी थी, इसके साथ साथ हमारा एक क्रॉस कंप्लीट हो गया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा, प्रैक्टिस करके देखी होगी। आपने जितने भी कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर थे उनके साथ आपने कम से कम 1-2 कैरेक्टर को लेकर प्रैक्टिस की होगी, आई होप, है ना। ठीक है, चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के लॉ। मेंडल ने बेसिकली, देखो मेंडल ने क्या, एक तो मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस तो दिए ही दिए। इसके अलावा मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे, लेकिन हमारे यहाँ पे केवल 2 लॉ मेंशन है, क्योंकि हमारी बुक में 2 ही लॉ दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। ठीक है, जो कि हमको नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है ना। तो हमको केवल ये 2 लॉ पढ़ने हैं, इन्हीं से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। ठीक है भाई, डोमिनेंस से क्या मतलब है? पहले तो सबसे पहली बात तो ये डोमिनेंस, अगर ये वर्ड आता है तो इससे आप क्या मतलब निकालते हैं, क्या समझते हैं अपने माइंड में? ठीक है, देखो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, इससे पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर कहीं पे है, इट मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? प्लांट की हाइट को। तो जो कैपिटल टी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोल को, है ना। वो प्लांट कैसा होगा? टोल। स्मॉल टी वो प्लांट होगा ड्वार्फ। ये भी हाइट को बता रहा है, लेकिन कैसी हाइट? हाइट मतलब कम, छोटा, बोना पौधा। तो स्मॉल टी, यानी कि जो स्मॉल टी है वो है रेसेसिव, कैपिटल टी है डोमिनेंट। क्लियर है यहाँ तक? ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव। जब भी डोमिनेंट और रेसेसिव एक साथ में होते हैं, जब भी डोमिनेंट और रेसेसिव साथ साथ होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन। ठीक है, हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन। हम पढ़ रहे हैं एलील्स के बारे में, तो ये कंडीशन होगी हेटेरोजाइगस एलील की। ठीक है, हेटेरोजाइगस एलील जब भी साथ साथ होंगे तो ये जो डोमिनेंट वाला जो फैक्टर है वो क्या करेंगे? रेसेसिव वाले फैक्टर को दबा देगा, इसको एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा। जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ साथ होगा तो ये एक तरीके से इसको क्या कर देगा? उसकी पिटाई कर देगा, कूट के रख देगा, एक तरफ कोने में घुसा देगा उसको ना। ठीक है, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात ही सुनी जाएगी, मैं गलत हूँ लेकिन फिर भी मैं ही सही हूँ, मेरी बात ही आपको सुननी पड़ेगी। इस तरह का एक मत, है ना। समझी बात को? तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि देखो जो कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर कंट्रोल करता है। फैक्टर क्या थे? जीन थे हमारे। और ये जीन किस में पाए जाते हैं? पेयर के रूप में, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो फैक्टर होते हैं ना, डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट में पाए जाते हैं। मतलब अलग थलग होते हैं, मतलब ऐसे जुड़े हुए नहीं होते, अलग थलग होते हैं। ठीक है, और ये देखो सिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलर वाली कंडीशन होगी तो होमोजाइगस, एंड डिसिमिलर वाली कंडीशन होगी तो हेटेरोजाइगस। सिमिलर और डिसिमिलर से मतलब समझिए आप लोग। हेटेरोजाइगस इट मीन्स डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। ठीक है, होमोजाइगस इट मीन्स सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो इस लॉ में क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी हम पेरेंट्स में जब भी क्रॉस होता है, जो कि हमने देखा मोनो हाइब्रिड वाले क्रॉस के केस में देखा, तो जो F1 जनरेशन हमको प्राप्त होती है, तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी हमको प्राप्त होती है उसमें कौन सा कैरेक्टर शो होता है? डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो होता है, क्योंकि रेसेसिव वाला कैरेक्टर इसके साथ अपनी बात नहीं रख पाता है। ठीक है, तो जो मतलब जो सेकंड जो हमको F2 जनरेशन हमको मिली, सेकंड स्टेप हमने करके देखा था, उसके अंदर वहाँ पे हमको ये जो अगर हमने पेरेंट्स के अंदर टोल के साथ डॉर्फ वाला जो क्वालिटी थी वो कहाँ जाके एक्सप्रेस होगी? F2 जनरेशन के अंदर। कहने का मतलब इतना सा है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब भी कभी भी मतलब जब कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन होगी वहाँ पे क्या होगा? कैपिटल टी के कारण, डोमिनेंट टी के कारण वो प्लांट क्या होगा? टोल होगा। ठीक है, वो मतलब एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा। यही क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है। वो रेसेसिव कैरेक्टर को शो होने नहीं देगा, एक्सप्रेस होने नहीं देगा। दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। और F1 जनरेशन में जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसमें हमें पता नहीं लगेगा कि जो हमारे पेरेंटल कैरेक्टर थे वो वहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं होंगे। वो कहाँ पे जाके कंप्लीट एक्सप्रेस होंगे? F2 जनरेशन में हमको क्लियर हो पाएगा। तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसका जो रेशियो होगा, जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, जो आपने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, एज इट सेम टू सेम होगा। तो अगर आपके एग्जाम में लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, कि कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड अ फैक्टर, फैक्टर आकर इन पेयर,
पेयर में प्रेजेंट होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर आर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट ओवर द अदर। जो अदर पे, जो अदर कौन सा है, रेसेसिव कैरेक्टर, उस पे क्या होते हैं, ये डोमिनेंट ओवर, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू हेटेरोजाइगस एलील। According to this law, the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 generation and the expression of both in the F2 generation. It also explains the proportional of 3 is equal to 1 of 10 at the F2 generation. ठीक है, तो F1 जनरेशन में वो कैरेक्टर शो होगा हमको जो हमको मतलब जो हमको नज़र आ रहा है, फिनोटिपिक नज़र आ रहा है, फिनोटिपिक मतलब फिजिकली अपीयरेंस है जो प्लांट की, वो F1 जनरेशन में शो होगा। और इसके अलावा जो उसका जीनोटिपिक है ना, जीनोटिपिक जो फॉर्म होगा वो कहाँ पे जाके शो होगा, F2 जनरेशन के अंदर। देखो ये थ्योरी आपको लिख देनी है। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है तो यहाँ पे आपको देखो, एक तो क्या यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो मैंने बताया था आपको लास्ट वाले वीडियो में, वो आपको ऐसा कैसे छाप देना है यहाँ पे अगर एग्जाम में आ जाता है तो। चलो इसमें से अगर आपको 4 लाइन भी आप इसमें से लिख दोगे प्लस उस फ्लो चार्ट को लिखते हो आप, तो आप मान लीजिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर आपके आता है एग्जाम में तो कहीं पे भी आपके मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे आप, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसके आगे लिख सकते हो, चाहो तो आप नोटबुक में जब नोट करो तो आगे लिख सकते हो एज ए एग्जाम्पल। क्लियर है यहाँ तक। इसके साथ साथ देखो मेंडल ने तो ये बताया था कि भाई देखो F1 जनरेशन में क्या होता है कि जो पेरेंटल से जो कैरेक्टर होते हैं साथ साथ जाते हैं, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है, जो प्रोजेनी होती है, उसके अंदर जो कैरेक्टर शो होंगे वो कौन से कैरेक्टर शो होंगे, डोमिनेंट वाले कैरेक्टर शो होंगे। उन्होंने बता दिया ये लोग, है ना। लेकिन आगे चल के यहाँ पे केवल मैं बता देती हूँ, आगे चल के पढ़ेंगे उसको तो आगे चैप्टर में आएगा अपने। मेंडल ने बता दिया ठीक है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ऐसा ऐसा होता है, इसके अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही एक्सप्रेस होता है और होता ही है, ऐसा है, बता दिया इन्होंने तो, है ना। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये जो लॉ है ना यूनिवर्सल लॉ नहीं है ये, इसके क्या एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है इस लॉ के। तो मेंडल ने तो देखो इतना ही समझा तो उन्होंने इतना ही बताया, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट जो काफ़ी समय बाद उन्होंने जो मेंडल की जो थ्योरी थी, मेंडल की जो रिसर्च उसको पढ़ा, उसके बारे में जो भी कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने देखा कि मेंडल ने जो ये लॉ दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके तो एक्सेप्शन भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम पेरेंटल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवा रहे हैं और हमको जो F1 जनरेशन मिल रही है मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है केवल मात्र यही शो होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो रिजल्ट करके देखा उन अदर साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने पाया कि मतलब यहाँ पे तो कोई और ही कैरेक्टर शो हो रहा है जो कि ना तो पेरेंटल का है ना कुछ और ही बीच वाला कुछ निकल के आ रहा है, मतलब ऐसे। तो इसके कुल मिला के इसके एक्सेप्शन थे इस लॉ के, 2 एक्सेप्शन है इस लॉ के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। दो क्या है एक्सेप्शन है इस लॉ के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। क्योंकि ये मेंडल ने नहीं दिए थे इसलिए इसको हम इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे, आगे है हमारे टॉपिक में, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से मतलब है, सेग्रीगेशन से यहाँ मतलब निकालेंगे हम सेपरेट, है ना, कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एलील होती है ना, एलील जो जीन हम पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है, मतलब सेपरेट ही रहते हैं, ये सेपरेट रहते हैं और सेपरेटली ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ये हमारे मेंडल ने बताया था। तो इन्होंने सेकंड लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि जो गेमेट का फॉर्मेशन होता है ना, गेमेट का फॉर्मेशन होता है, उनके अंदर क्या होता है, गेमेट के अंदर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यही फैक्टर जो होते हैं कैरेक्टर को लेकर ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, क्लियर। जिसकी वजह से जो हमको जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी वो क्या होगी, हमारे पेरेंटल से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्लियर है। जैसे कि मान लो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है, तो इसमें गेमेट कितने बनेंगे, 2 टाइप के गेमेट बनेंगे। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा कॉम्बिनेशन है, तो इसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी 2 टाइप के क्या बनेंगे, गेमेट बनेंगे। और गेमेट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस किस चैप्टर में पढ़ा था आपने, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। तो देखो एनसीईआरटी की लाइन है, अपनी हमारी बुक की लाइन है, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी एलिल्स है वो कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करती। ब्लेंडिंग से आप मिक्सी में ब्लेंड नहीं करते हो, है ना, चटनी नहीं बनाते ब्लेंड करके। तो इस तरीके से ये जो एलील होती है, भले ये एलील क्या हो कि भाई ठीक है ट्रांसफ़र हो रही है ये एलील एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, लेकिन इनका कभी भी कहीं पे भी मतलब मिक्सिंग नहीं होती इनकी, ये
सेपरेटली अलग अलग ही ट्रांसफ़र होते हैं गैमेट के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन थ्रो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 जनरेशन, ठीक है। क्योंकि देखो इनकी ब्लेंडिंग तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमको F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होता है, जो अपीयरेंस शो होती है, वो कैसी शो होती है, डोमिनेंट वाली। और ये हमको कैसे पता लगेगा, कहाँ पता लगेगा कि भाई एलील की ब्लेंडिंग नहीं हुई है, F2 जनरेशन में हमने देखेंगे, है ना। F2 जनरेशन को जब हम देखेंगे तब हमें क्या होंगे, जब हमें टोल के साथ डॉर्फ वाला कॉम्बिनेशन भी, प्लांट भी हमें मिलेगा, तो वहाँ पे हमें पता लगेगा कि F2 जनरेशन जो हमें मिली है, यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेटली एलील ट्रांसफ़र हुए हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यहाँ पे देखो मैंने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको बताया था, वही बार बार वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी लागू होता है, ठीक है। उसी को देख के चलना है आपको। इसके साथ साथ थ्रो द पेरेंट कंटेंट टू एलील during gamete formation the factor or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factor, ठीक है। पेरेंट्स के बाद कितने एलील्स कंटेन करते हैं, 2 तरह के, ठीक है। और गैमेट्स के दौरान ये जो होते हैं, ये फैक्टर जो होते हैं सेपरेटली अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। इसके बाद homozygous parents produce all gamete that are similar while a heterozygous one produce 2 kind of gametes each having one alleles with equal proportional। कहने का मतलब है कि जब होमोजाइगस वाला पेरेंट्स होता है तो उसके अंदर जो हमारे गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे ना, 100% एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे। अगर हेट्रोजाइगस हमारा पेरेंट्स होता है तो उनमें 2 तरह के गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे वो, है ना, यानी कि 50-50%, है ना। चलो इसको देखते हैं एक बार। आप लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये लिए हमने P1 जनरेशन है, ये P1 जनरेशन, ठीक है। अब देखो ये अपने गैमेट बनाएगा कैपिटल T, स्मॉल t। तो देखो गैमेट तो एक ही टाइप के बन रहे हैं ना, गैमेट एक ही टाइप के बन रहे हैं, है ना, एक टाइप के, 1 टाइप के गैमेट बन रहे हैं। यानी 100% जो गैमेट बनेंगे कैपिटल स्मॉल t वाले बनेंगे, इसमें जो 100% गैमेट बनेंगे कैपिटल T वाले बनेंगे, ठीक है। अब इनका हो गया फर्टिलाइजेशन, कैपिटल T स्मॉल t, ये बन गई हमारी F1 जनरेशन, है ना, ये हमारी होगी F1 जनरेशन, ठीक है। अब F1 जनरेशन ये है हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन, ये थी होमोजाइगस वाली कंडीशन। यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे, 2 टाइप के गैमेट बनेंगे यहाँ पे, ये 50% एंड ये 50%, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब देखो ये F1 जनरेशन थी, जब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे ना, आपस में इसी की सेल्फिंग करवाएंगे, तो करवाते हैं सेल्फिंग इसकी। अलग से लूँ मैं इसको, समझ में आया आपको, चलो ऐसे देखते हैं आपको। तो इसको ये मेल, ये फीमेल, ऐसे अपन डिनोट कर देंगे। कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी कैपिटल टी। तो स्मॉल टी कभी भी आगे नहीं लिखेंगे, जो कैपिटल लेटर उसी को आगे लिखा जाता है, स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो ये वाला जो था, ये वाला जो क्वालिटी थी हमने कहाँ ली थी, ये ली थी हमने यहाँ पे पेरेंटल में थी, ये पेरेंट्स के अंदर थी ये क्वालिटी, लेकिन ये कहाँ पे शो हो रही है, F2 जनरेशन के अंदर। कहाँ शो हो रही है, F2 जनरेशन के अंदर। यही मैं बोल रही थी आपको इस थ्योरी के अंदर कि जो एलील्स होती है ना, इनकी ब्लेंडिंग नहीं होती है ना, और ये कहाँ पे शो होगा, F2 जनरेशन में शो होगा हमको, ठीक है। और ये देखो जो होमोजाइगस वाली कंडीशन होगी, वहाँ पे पेरेंट्स जो होंगे एक ही टाइप के गैमेट बनाएंगे, सारे एक ही टाइप के। हेट्रोजाइगस में 2 तरह के गैमेट बनेंगे, 50-50%, है ना, इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर भी आप मोनो हाइब्रिड वाला जो एग्जांपल मैंने दिया है उसको देखना अच्छे से, और यहाँ तक कि जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला है, यहाँ पे भी हम कौन सा एग्जांपल देखेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। दोनों पे ही लागू होता है। अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो थ्योरी लिखने के बाद, इतनी थ्योरी तो हम नहीं लिखेंगे हमारे एग्जाम में, सेलेक्टेड पॉइंट लिखेंगे, देन उसके बाद में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, जिससे क्या हमारा जो ऑल ओवर जो प्रेजेंटेशन हो हमारे आंसर की बहुत अच्छी से हो, ताकि हमारे एग्जाम में मार्क्स कहीं कटेंगे, है ना। तो समझ गए आप लोग, इस तरीके से मतलब ब्लेंडिंग नहीं होती। ब्लेंडिंग का मतलब समझ गए। इस तरीके से ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मतलब अलग अलग सेपरेटली जो एलील्स होते हैं वो मतलब फैक्टर के थ्रू, है ना, फैक्टर ही बोलेंगे, फैक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो ये हमारे 2 लॉ जो मेंडल ने दिए थे कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ देखो हम एक और देखते हैं, टेस्ट क्रॉस, है ना। अब मैं इसके आपको नोट से
प्रोवाइड करवा दूँगी। आप क्या करना, पहले से लिखना, थोड़ा पढ़ना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। अभी बताने का मतलब नहीं है, टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ना, है ना। थोड़ा सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर पढ़ सकते हो तो उसको भी पढ़ के देखना आप खुद से क्या समझ पाते हैं। थोड़ा पढ़ के और फिर मैं पढ़ाऊँगी तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा अभी आप लोगों को, है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बेटा।